नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। चाहे कंपटीशन कोई से भी हो, यहाँ से प्रश्न है जो पूछे ही जाते हैं और आज मैं आपको इस क्लास में जो पढ़ाऊंगा, निश्चित कह सकता हूँ कि आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इससे बाहर के नहीं पूछे गए हैं और आगे की एग्जाम्स में भी उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन है जो नहीं जाएंगे। इतना बढ़िया तरीके से, इतना शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। अगर आप डीएसएसबी से संबंधित तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा जो लक्ष्य बैच है वो ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें वीडियो लेक्चर के साथ आपको टेस्ट सीरीज रहेगी। और अगर आपको ओनली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप लक्ष्य बैच 2.0 ज्वाइन करो। और अगर आप राजस्थान से संबंधित हो तो फिर आप अर्जुन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप तैयारी डीएसएसबी की करो, एनवीएस, केवीएस, यहाँ तक कि राजस्थान की स्कूल व्याख्याता के लिए ये बैच लॉन्च किया है। तो राजस्थान की नहीं, संपूर्ण भारत की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे संबंधित आपकी तैयारी है जो पूरी हो जाएगी। वीडियो लेक्चर के साथ आपको टॉपिक वाइज पूरा कोर्स मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, पुराने पेपर्स जितने भी हैं वो मिलेंगे आपको अर्जुन बैच में। और अर्जुन बैच में ही आपको यूजीसी नेट जो विजुअल आर्ट की जो टेस्ट सीरीज है वो इसके अंतर्गत आपको फ्री मिलेगी। अब हम करते हैं स्टार्ट। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला का आधार क्या था। यानी मुगल कालीन स्थापत्य जो कला है, जो शैली है, इस शैली की आधारशिला कौन सी शैली मानी जाती है, तो वो मानी जाती है कौन सी, ईरानी शैली। यानी मुगल कालीन स्थापत्य कला का जो आधार माना जाता है वो ईरानी शैली को माना जाता है। फिर बात करें मुगल स्थापत्य जो शैली है, मुगल कालीन जो स्थापत्य शैली है, इसके जो नाम है, जो अन्य नाम है वो कौन कौन से, इनको कौन, इस शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको इंडो सरसैनिक यानी सरासैनिक या इंडो पर्सियन शैली के रूप में भी जाना जाता है। ये आप याद रखना, कई बार एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है, इंडो सरसैनिक है या मुगल स्थापत्य कला शैली किस प्रकार की शैली है, तो इंडो सरसैनिक या इंडो पर्सियन शैली। अब हम बात करते हैं आगे, जिसके अंदर प्रमुख विशेषताएं, यानी मुगल कालीन स्थापत्य जो शैली है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछता है मुगल कालीन स्थापत्य की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। संपूर्ण मुगल कालीन स्थापत्य की बात करें तो इसके अंदर एक तो मेहराब बनाए गए। इसके अलावा बात करें तो इसमें जो भवन बनाए गए उनके ऊपर गुंबद बनाए गए, दोहरा गुंबद बनाया गया। और इसके अलावा बात करें तो चार बाग शैली का भी प्रयोग है जो मुगल वास्तुकला में हुआ है। इसके अलावा चार मीनार पद्धति का भी प्रयोग किया गया। दीवान ए आम और दीवान ए खास, दीवान ए आम और दीवान ए खास, इनका भी प्रयोग है जो मुगल कालीन स्थापत्य कला शैली में हुआ है, यानी ये इनकी विशेषताएं रही है। इसके अलावा बात करें तो बहते हुए झरनों, यानी पानी के बहते हुए झरनों का उपयोग भी इसमें हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो पित्रा धुर्रा पद्धति का प्रयोग भी इसमें हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि मुगल कालीन वास्तुकला की निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो फिर आप ध्यान रखना ये विशेषताएं हैं। और यह पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषताएं हैं वो मुगल कालीन वास्तुकला की नहीं है, तो है कौन सी, मेहराब है, इसमें इसमें गुबंद बनाया गया है, इसमें गुबंद है जो दोहरे गुबंद भी बनाए गए हैं। इसके अलावा चार बाग शैली, इसके अलावा बात करें तो चार मीनार पद्धति, दीवान ए आम, दीवान ए खास, बहते हुए झरने यानी बहते हुए पानी के झरनों का प्रयोग है वो भी हुआ है। इसके अलावा बात करें तो और पित्राधुरा जो पद्धति है इसका प्रयोग भी इसमें हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं बाबरकालीन इमारतें।
यानी मुगल स्थापत्य है उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो हमने देखी। क्या विशेषताएं? एक तो इनकी जो आधार शैली है वो ईरानी शैली रही है, और दूसरी बात करें तो मुगल स्थापत्य कला को इंडो सरसैनिक और इंडो पर्शियन शैली भी कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, मुगल कालीन वास्तुकला की प्रमुख विशेषता मेहराब, गुंबद, चार बाग शैली, चार मीनार पद्धति, दीवाने आम, दीवाने खास, बहते हुए झरने, और इसके अलावा बात करें तो पित्रा पद्धति। अब हम अलग अलग शासकों के काल में किस प्रकार के जो भवन है, जो स्थापत्य कला का जो विकास हुआ है वो देखने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, सबसे पहले वो है बाबर कालीन इमारतें। सबसे पहले बात करते हैं बाबर कालीन इमारतें। बाबर कालीन इमारतें हैं, उन्होंने बाबर ने अपने जीवन काल में किस प्रकार की इमारतें बनाई, कौन कौन सी इमारतें बनाई, क्या उनकी विशेषताएं रही, वो सारी चीजें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो चार बाग जो पद्धति है, जो मुगल कालीन वास्तुकला की सबसे प्रमुख विशेषता है, चार बाग पद्धति। इस पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, या इसकी शुरुआत किसके काल में हुई थी? बाबर के काल में हुई थी। सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, चार बाग पद्धति का जो विकास है या जो शुरुआत है वो मुगल कालीन वास्तुकला में सबसे पहले किसने इसको शुरू किया? तो किसने शुरू किया? बाबर ने शुरू किया, इसलिए बाबर को चार बाग पद्धति का जनक भी कहा जाता है। दूसरी बात यह है सबसे महत्वपूर्ण कि बाबर ने क्या है, काबुली बाग मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था। काबुली बाग जो मस्जिद है इसका निर्माण है जो बाबर ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। और ये कहाँ पर है? ये हरियाणा के पानीपत में है। यानी काबुली बाग मस्जिद है जिसका निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया, और ये कहाँ पर है? ये है पानीपत, हरियाणा में। तीसरा है संभल की मस्जिद। इसके अलावा बात करें तो बाबर के काल में एक और मस्जिद का निर्माण है जो हुआ था, वो कौन सी है? संभल मस्जिद। कहाँ पर बनाई गई? ये संभल मस्जिद बनाई गई रुहेलखंड में, उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड में। ये जो संभल मस्जिद है इसका निर्माण भी बाबर के काल में हुआ था। और इसके बाद अगर बात करें तो जो बाबर का खुद का मकबरा है, यानी बाबर का जो मकबरा है, ये कहाँ पर बना हुआ है? ये काबुल में बना हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये बाबर के जो मकबरे है, इस मकबरे की इमेज है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। और बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ बना हुआ है? काबुल में बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबर का मकबरा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बाबर का मकबरा कहाँ बना हुआ है? काबुल में बना हुआ है। अब हम बात करते हैं बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं, यानी हुमायूं के काल में कौन कौन सी इमारतें बनाएगी, और हुमायूं के काल में किस प्रकार से मुगल कालीन स्थापत्य कला का विकास हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं हुमायूं के समय का। हुमायूं 1530 में राजा बना, 40 तक रहा, और बाद में शेरशाह सूरी ने इसे भगा दिया, और फिर वापस आता है ये 1555 में, और 1556 में क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं इन्होंने स्थापत्य कला में क्या क्या कार्य किया। सबसे पहले इन्होंने क्या है, दीन पनाह नगर की स्थापना की थी, जिसे अब वर्तमान में हम क्या करते हैं, इसे पुराना किला दिल्ली के नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण दीन पनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? हुमायूं के द्वारा की गई, जिसे हम वर्तमान में पुराना किला दिल्ली के नाम से जानते हैं। बात करें दीन पनाह नगर की, इसका निर्माण कब हुआ था? सन 1534-35 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? दिल्ली में। क्यों? क्योंकि दीन पनाह नगर को ही हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। पुराना किला जो दिल्ली है इसके नाम से जानते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध तैरता हुआ बाजार, कौन सा बाजार? मीना बाजार। मीना बाजार कहाँ था? यही दीन पनाह नगर में था। ये जो दीन पनाह नगर है, यहाँ से प्रश्न कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि तैरता हुआ जो बाजार है वो कहाँ है? कहाँ है भाई? दीन पनाह नगर यानी पुराना किला दिल्ली में। दूसरा आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मीना बाजार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको तैरता हुआ बाजार के नाम से भी जाना जाता है। तो तैरता हुआ बाजार और मीना बाजार है जो कहाँ है? दीन पनाह नगर है, पुराना किला दिल्ली में, या फिर हम ये से कह सकते हैं कि ये दिल्ली में है। इसके बाद क्या हुआ कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया, यानी हरा दिया, और इस किले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शेरगढ़ यानी शेर मंडल कर दिया था। ये भी याद रखना। कौन सा किला था? पुराना किला जो दिल्ली है, इसका जो
नाम बदल करके, किसने, शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया था, शेरगढ़ या शेर मंडल कर दिया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। पुराना किला दिल्ली का या दीन पनाह नगर का नाम बदल करके किस शासक ने शेरगढ़ या शेर मंडल रखा, तो किसने रखा था, शेरशाह सूरी ने रखा था। क्यों रखा, क्योंकि इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था, इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था। और बाद में इसी पुराने किले से, यानी ये जो पुराना किला है, यहीं यहीं पर क्या था, पुस्तकालय था, उन्हीं पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यही जो पुराना किला है, इस पुराना किला की सीढ़ियों में इनका पुस्तकालय था, और वहां से हुमायूं क्या है, गिर गया और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये हुमायूं के बारे में थे। हुमायूं कालीन स्थापत्य कला की बात करें तो सबसे पहले, या यूं कहें तो प्रथम चरण में 1530 से 40 तक राजा रहा, बाद में 55 से 56 तक ये राजा रहा था। दीन पनाह नगर या पुराना किला दिल्ली की इन्होंने स्थापना की या बनाया। निर्माण की बात करें तो 1534-35 ईस्वी में दिल्ली में इसका निर्माण करवाया गया। और दिल्ली का प्रसिद्ध तेरतावा बाजार, जिसे हम कहते हैं मीना बाजार, ठीक है, वो भी कहाँ है, पुराना किला दिल्ली में है। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके जब यहाँ से भगाया, और उस समय उन्होंने पुराने किले का नाम बदल कर क्या कर दिया था, शेरगढ़ या शेर मंडल कर दिया था। और बाद में जब दोबारा से हुमायूं राजा बनता है, तो उन्होंने क्या, पुराने किले में जो उनका पुस्तकालय था, उन्हीं सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहां तक की चीजें हमने देखी। अब हम देखते हैं हुमायूं कालीन जो अन्य महत्वपूर्ण जो इमारतें हैं उसके बारे में। पहली है आगरा की मस्जिद। आगरा की मस्जिद हुमायूं के द्वारा कब बनाई गई, 1540 ईस्वी में बनाई गई, ठीक है, आगरा की मस्जिद। इसके अलावा बात करें तो फतेहाबाद जो कहाँ है, हरियाणा में, वहां पर भी इनके द्वारा एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा। हुमायूं ने आगरा में मस्जिद बनाई कब, 1540 में। हुमायूं के द्वारा फतेहाबाद हरियाणा में भी एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी, ये नोट लगा कर मैंने आपको लिखा है, शेरशाह सूरी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें। यानी शेरशाह सूरी का जब हमने यहाँ पर जिक्र किया था कि शेरशाह सूरी है, इसने पुराना किला दिल्ली का नाम बदल करके शेरगढ़ या शेर मंडल कर दिया था, तो शेरशाह सूरी के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है, कई बार प्रश्न इनके भी पूछे जाते हैं। तो इन्होंने क्या है, दिल्ली में शेरगढ़ नामक नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, पुराना किला कहा जाता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। 1542 ईस्वी में पुराने किले के अंदर किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण है, जो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। और शेरशाह सूरी ने सासाराम बिहार में अपने मकबरे का निर्माण करवाया, जो कि तालाब के बीचों बीच है, या तालाब के बीचों बीच होने के कारण बहुत द्विगुणित है या बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा कनिंघम महोदय ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर माना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा करके याद कर लेना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा, तो किसने कहा, कनिंघम महोदय ने कहा था। शेरशाह सूरी के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने दिल्ली में शेरगढ़ नगर की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में पुराना किला कहा जाता है। और इसके अलावा 1542 ईस्वी में पुराने किले के अंदर किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। और सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है, जो तालाब के बीचों बीच है, इस कारण बहुत सुंदर है, बहुत द्विगुणित हमें नजर आता है। और इसके अलावा कनिंघम महोदय ने शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको याद रखनी है। और अब हम पढ़ेंगे अकबर कालीन स्थापत्य। हमने बाबर का पढ़ा, बाबर के बाद हमने पढ़ा हुमायूं का। अब हुमायूं की क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। हुमायूं की हमने पढ़ी कि हुमायूं में ने दीन पनाह नगर यानी पुराना किला की स्थापना की। और इन्होंने 1533-34 ईस्वी में क्या है, इसका किसकी, दीन पनाह नगर की इन्होंने निर्माण करवाया या स्थापना करवाया। दिल्ली का प्रसिद्ध तेरतावा जो मीना बाजार है, जो कहाँ पर है, पुराना किला में है। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जब पराजित कर दिया, तो इन्होंने इस किले का नाम बदल करके क्या कर दिया, शेरगढ़ या शेर मंडल कर दिया था। और बाद में क्या है कि जब दोबारा से हुमायूं इसे जीत लेता है, तो इसी पुराने किले की सीढ़ियों से ये गिरकर हुमायूं की हो जाती है मृत्यु। फिर आगरा मस्जिद 1540 में हुमायूं ने बनवाई।
और फतेहाबाद हरियाणा में भी हुमायूं ने एक मस्जिद बनाई थी। शेरशाह सूरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इन्होंने दिल्ली में शेरगढ़ नामक नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में पुराना किला कहा जाता है। 1542 में पुराने किले के अंदर इन्होंने किला एक कुहना नामक मस्जिद बनाई थी। सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनाया था, और जो कनिंगम महोदय है उन्होंने कहा था कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है ये ताजमहल से भी क्या है, सुंदर है। अब अकबरकालीन स्थापत्य कला की बात करते हैं। अकबरकालीन स्थापत्य कला का प्रयोग की बात करें तो स्थापत्य कला में किस शैली का प्रयोग हुआ, शैलियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अकबरकालीन स्थापत्य कला में गुजरात शैली का प्रयोग हुआ, बौद्ध शैली का भी प्रभाव है और ईरानी शैली का भी प्रभाव है। तीन तीन शैलियों का प्रभाव है, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अकबरकालीन स्थापत्य शैली में किन शैलियों का मिश्रण है या किन शैलियों का प्रभाव नजर आता है? तो गुजरात शैली, बौद्ध शैली और ईरानी शैली। बात करते हैं अकबर के काल में स्थापत्य कला की, तो दो प्रकार से स्थापत्य कला का जो निर्माण है वो किया गया था। एक तो धार्मिक दृष्टि से निर्माण किया गया और दूसरा किया गया गैर धार्मिक दृष्टि से। अकबर के काल में दो प्रकार से, दो उद्देश्यों के साथ स्थापत्य कला का विकास किया गया। एक तो था धार्मिक और दूसरा था गैर धार्मिक। धार्मिक के अंदर इन्होंने मस्जिद बनवाए और मकबरा बनवाए, और गैर धार्मिक के अंदर इन्होंने क्या बनवाए थे, राजभवन बनवाए थे, यानी रहने के लिए महल बनवाए थे। बात करते हैं पत्थर की, तो भवन निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, भवन निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग है जो अकबर के काल में किया गया। तथा सजावट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सजावट के लिए संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया। कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अकबरकालीन स्थापत्य कला में मुख्य रूप से किस पत्थर का प्रयोग किया गया। तो मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर था, या यूं कहें तो लाल बलुआ पत्थर के साथ सजावट के रूप में किस पत्थर का प्रयोग किया गया, तो वहां पर संगमरमर का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का जो मकबरा है ये किसके काल में बनाया गया? ये बनाया गया अकबर के काल में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पहली इमारत के रूप में इसे माना जाता है। कौन सा? हुमायूं का मकबरा। कहाँ बना हुआ है? ये दिल्ली में बना हुआ है। कैसा है? ये अष्टकोणीय है, आप देख सकते हो इसमें 8 कोने हैं, यानी कितने? 8 है कोनों में ये जो मकबरा है जो बना हुआ है, बहुत सुंदर है। इसके वास्तुकार कौन है? मीरक मिर्जा ग्यास बेग। इंपॉर्टेंट, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार है जो कहाँ कौन है? मीरक मिर्जा ग्यास। कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में बना हुआ। कई बार, यूं कहें तो सैकड़ों बार ये प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बहुत। तो हुमायूं का मकबरा की बात करें, हुमायूं का मकबरा है जो दिल्ली में बना हुआ है, अष्टकोणीय इसका जो है वो आकार है। वास्तुकार की बात करें तो मीरक मिर्जा ग्यास बेग है। इसके वास्तुकार कौन है? हुमायूं के मकबरे का मीरक मिर्जा ग्यास। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली में अकबरकालीन ये कैसी इमारत थी? प्रथम इमारत थी, यानी अकबर के राजा बनने के बाद ये हुमायूं का मकबरा है जो बनाया गया। ये क्या है? अकबर के काल में दिल्ली में बनाई गई ये प्रथम इमारत मानी जाती है। 1564 ईस्वी में बात करें, 1564 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम यानी हाजी बेगम की देखरेख में हुमायूं के मकबरे का निर्माण है जो किया गया था। पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग है वो भी कहां पर किया गया? हुमायूं के मकबरे में किया गया। और पहली बार 4 बाग पत्ती का प्रयोग भी हुमायूं के मकबरे में किया गया। और पहली बार 4 मीनार का प्रयोग भी, या यूं कहें तो 4 मीनार का प्रयोग भी कहां पर किया गया? हुमायूं के मकबरे में किया गया। हुमायूं का मकबरा बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखना। आज की इस क्लास से आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो वहां पर आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। ये लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास है, आप इस क्लास को पूरा देख लीजिए। पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जो मुगल कालीन वास्तुकला से जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करना, और आप हमारे मिशन आर्ट जो ऐप है उसको अभी डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। हम आपके लिए इसी प्रकार से
बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वो इसी प्रकार यूट्यूब पर लेके आते रहेंगे। तो हुमायूं के मकबरे की बात कर रहे थे, कहाँ पर है? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। कितने कोणीय है ये अष्टकोणीय। कैसी इमारत है हुमायूं का मकबरा? ये अष्टकोणीय इमारत है। ठीक है। इसके अलावा इसके वास्तुकार की बात करें, मीरक मिर्जा गयास। दिल्ली में अकबर कालीन प्रथम इमारत कौन सी है? हुमायूं का मकबरा। और 1564 में हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम की देखरेख में इसका है जो निर्माण करवाया गया था। पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग कहाँ किया गया? हुमायूं के मकबरे में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। सर्वप्रथम मुगल कालीन किस इमारत में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया? तो किस में किया गया? हुमायूं के मकबरे में। और किसके काल में ये हुमायूं का मकबरा बना था? ये बना था अकबर के काल में। राजा इस समय कौन था? राजा था इसमें अकबर। ठीक है। पहली बार चार बाग पत्ती का प्रयोग, पहली बार चार बाग पत्ती का प्रयोग किस मकबरे में या किस इमारत में हुआ? तो ये हुआ था हुमायूं के मकबरे में। और जब प्रश्न ऐसे पूछता है कि प्रथम बार चार बाग पत्ती का प्रयोग किस इमारत में हुआ, तो ये ऑप्शन में डालता है कि चार बाग पत्ती का जो प्रयोग है ये हुमायूं के मकबरे में, एतमादौला के मकबरे में, ताजमहल में। तो विद्यार्थी या तो एतमादौला का करके आ जाता है या फिर ताजमहल के बारे में मोस्टली विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ के रखते हैं तो ताजमहल करके आ जाते हैं और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। जबकि आपको आज से क्या करके आना है? हुमायूं का मकबरा है, इसमें सबसे पहले चार बाग पत्ती का है जो प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। यानी ताजमहल से पहले बनाया गया, इसलिए ये ताजमहल का क्या हुआ? पूर्वगामी हुआ। ये भी इसका क्या है? स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। इसमें जो मीनारें बनाई गई वो कैसी बनाई गई? स्वतंत्र नहीं बनाई गई। यहाँ पर जो मीनारें हैं वो स्वतंत्र मीनारों का अभाव है। मीनारों को किसी सहारे पर बनाया गया, ऐसे नहीं कि सीधी भूमि पर स्वतंत्र मीनार बना दी गई। नीचे बिल्डिंग्स है, उसके ऊपर मीनारें बनाई गई। चबूतरे के अंदर जो ऊपर है जो मीनारें बनाई गई थी, ये आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर। यहां पर बात करें तो यहाँ 9 मुगल वंश के लोगों को दफनाया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पर? ये जो हुमायूं का मकबरा है यहाँ पर। निर्माण की बात करें तो ये लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया। और सजावट है वो किसके पत्थर से हुई? संगमरमर के पत्थरों से हुई। क्योंकि ये विशेषता जब मैंने आपको अकबर कालीन मुगल वास्तुकला की जो विशेषता पढ़ाई थी वहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि अकबर के काल में जो इमारतें बनाई गई वो मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से, सजावट में कौन सा? संगमरमर के पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ महत्वपूर्ण चीजें क्या है? हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इसकी जो इमारतें हैं वो स्वतंत्र नहीं है, यानी स्वतंत्र इमारतों का अभाव है इसमें। 9 मुगल वंश के लोगों को यहाँ पर दफनाया गया है और लाल बलुआ पत्थर से इसे बनाया गया है। सजावट के अंदर संगमरमर का प्रयोग है जो किया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो डीएसएसबी की तो आ जाइए लक्ष्य बैच में। और टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी कर रहे हो तो लक्ष्य बैच 2.0 आपके लिए। और राजस्थान के आप विद्यार्थी हैं और राजस्थान के साथ साथ संपूर्ण भारत के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो आ जाइए आप अर्जुन बैच, जो तैयार है स्कूल व्याख्याता आपको बनाने के लिए। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर के साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और पुराने ओल्ड पेपर के साथ आपको नेट की जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए यहाँ पर फ्री रहेगी। आगरा में स्थित अकबर कालीन इमारतें बहुत महत्वपूर्ण है। आगरा में अकबर के समय में कौन कौन सी इमारतें हैं जो बनाई गई है? कहाँ पर? आगरा में बात करते हैं। आगरा में अकबर के समय कौन कौन सी इमारतें हैं जो बनाई गई थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। निर्माण की बात करें तो आगरा में जो इमारतें हैं वो मुख्य रूप से 1565 ईस्वी में बनना क्या है? स्टार्ट हुई थी। और आगरा में जितनी भी इमारतें बनाई गई उन इमारतों की जो मुख्य शिल्पी है, जो शिल्पकार है, कारीगर है, वो कौन था? कासिम खान था। ये आप याद रखना। अकबर कालीन वे इमारतें जो आगरा में बनाई गई उनके मुख्य वास्तुकार कौन थे? कासिम खां थे। पहला बात करें तो आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला निर्माण 1566 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1573 ईस्वी में आगरा का लाल किला है जो अकबर के काल में पूर्ण हुआ था। वास्तुकार आप याद रखना, फिर बता रहा हूं मैं आपको, आगरा के लाल किले का वास्तुकार कौन था? कासिम खां था। आगरा के लाल किले का याद मत करो, संपूर्ण आगरा की
जो इमारत है जो मुगल काल में अकबर के समय में बनाई गई, उन सब का जो वास्तुकार कौन था? कासिम खान ही था। आगरा के लाल किले पर कौन सी शैली का प्रभाव नजर आता है? गुजरात शैली का प्रभाव आता है। यहां से हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो यहां से बनाएगा। प्रश्न पूछेगा कि आगरा के लाल किले पर किस लोक शैली का या किस शैली का प्रभाव नजर आता है वास्तुकला की? तो वास्तुकला की गुजरात शैली का प्रभाव है जो यहाँ पर नजर आता है। लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग करके आगरा का लाल किला बनाया गया और सजावट के लिए फिर वही बात, कौन सा पत्थर? संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किया गया। यमुना नदी के किनारे ये ताजमहल जो लाल किला है जो बनाया गया है, और इसमें क्या है? 2 दरवाजे बनाए गए हैं, जिसे एक को दिल्ली दरवाजा और दूसरे को अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है। हमने क्या पढ़ा? आगरा का लाल किला निर्माण 1566 में शुरू और 1573 में पूर्ण हुआ। मुख्य वास्तुकार कौन था? कासिम खान था। गुजरात शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया। लाल बलुआ पत्थर से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया और सजावट के लिए संगमरमर के पत्थर का जो प्रयोग है जो किया गया था। और यमुना नदी के किनारे, कौन सी नदी? यमुना नदी के किनारे आगरा का लाल किला है जो बना हुआ है। और यहाँ पर 2 दरवाजे बनाए गए हैं, जिनमें एक का नाम तो है दिल्ली दरवाजा जो दिल्ली की तरफ है, और दूसरा जो राजस्थान की तरफ खुलता है उसका नाम है अमर सिंह दरवाजा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आगरा के लाल किले के बारे में। आगरा के किले में अकबर कालीन 2 इमारतें, यानी आगरा का जो किला है इस किले में अकबर कालीन 2 इमारतें हैं जो प्रमुख है, जो प्रमुख रूप से बनाएगी। उसमें एक तो है अकबर का महल और दूसरा है जहांगीर का महल। आगरा के किले में अकबर कालीन 2 इमारतें हैं जो प्रमुख है। कौन कौन सी? एक तो अकबर का महल और दूसरा है जहांगीर का महल। क्या अंतर है दोनों में? इसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं है। किसमें? अकबर के महल में। और जहांगीर के महल में क्या है? इस महल की नकल ग्वालियर के मानसिंह महल यानी मान मंदिर के आधार पर की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहांगीर का महल, इस महल की नकल है वो कौन से महल को देख करके की गई? तो ये ग्वालियर के मान सिंह महल या जो ग्वालियर का मान मंदिर महल है उसके आधार पर ये जहांगीर का महल है जो बनाया गया था। जहांगीर के महल में जो स्तंभ है उस स्तंभ के ऊपर मयूर की आकृति का आपको अलंकरण मिलता है, और गुंबद के स्थान पर यहाँ क्या बनाई गई है? छतरियां बनाई गई है। 3 चीजें आपको जहांगीर के महल की याद रखनी है। ग्वालियर के मान सिंह महल या मान मंदिर महल के आधार पर इसकी जो संरचना है इसका निर्माण किया गया है। स्तंभों पर मयूर की आकृति मिलती है और गुंबद के स्थान पर क्या बनाई गई? इसमें छतरियां बनाई गई। याद रखना, आगरा के किले में अकबर कालीन 2 प्रमुख इमारतें कौन से? एक तो अकबर का महल और दूसरा जहांगीर का महल। अकबर का तो सिंपल सा है, उसमें किसी भी प्रकार के अलंकरण यानी सजावट का प्रयोग जो नहीं किया गया है। और जहांगीर के महल की बात करें तो ग्वालियर के मानसिंह महल को देख करके इसकी नकल की गई है। जो स्तंभ है उनके ऊपर मयूर की आकृति है और गुंबद के स्थान पर जो छतरियां बनाई गई है। इसके अलावा बात करते हैं सन 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा निर्मित इलाहाबाद का किला अकबर द्वारा निर्मित सबसे बड़ा किला है। सबसे बड़ा किला अकबर द्वारा निर्मित सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो सबसे बड़ा किला कौन सा है? इलाहाबाद का किला। अकबर कालीन इमारतों में सबसे बड़ा किला कौन सा है जो 1583 में बनाया गया? कौन सा किला? इलाहाबाद का किला। अकबर ने 1578 ईस्वी में अजमेर के मैगजीन दुर्ग, अजमेर का कौन सा दुर्ग? मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया। और उसके साथ बात करें तो सन 1581 ईस्वी में अटक जो पाकिस्तान यानी पंजाब प्रांत पाकिस्तान में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। 2 याद रखना, 1578 में अकबर ने मैगजीन किला जो अजमेर में है उसका निर्माण करवाया, जिसे अकबर का किला कहा जाता है। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है।
तथा 1581 में अटक जो पाकिस्तान पंजाब यानी पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में है, वहां पर भी किले का निर्माण है जो अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखना 1583 में इलाहाबाद का किला बनाया था और ये अकबर द्वारा निर्मित सबसे बड़ा किला या सबसे बड़ा किला माना जाता है। 1578 में अजमेर में मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। और 1581 में अटक पंजाब जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है उस दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। इसके अलावा बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की इमारतें। अकबरकालीन फतेहपुर सीकरी की इमारतों को मैं पढ़ाऊं उससे पहले एक बार फिर से अकबरकालीन इमारतों के बारे में बता दूं आपको। अकबरकालीन जो काल का जो मुख्य शिल्पी था आगरा में जो इमारतें हैं उनका कौन था? कासिम खान था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आगरा का किला है जो 1566 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1573 में पूर्ण हुआ था। मुख्य वास्तुकार कासिम खान था। गुजरात शैली का इस पर प्रभाव नजर आता है। लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग इसमें हुआ है। सजावट में संगमरमर का यूज हुआ है। यमुना नदी के किनारे है। यहाँ 2 दरवाजे हैं, एक दिल्ली दरवाजा और दूसरा अमर सिंह दरवाजा। इसके अलावा आगरा के किले में अकबरकालीन 2 प्रमुख इमारतें हैं, एक अकबर का महल और दूसरा जहांगीर का महल। और इसके अलावा 1583 ईस्वी में अकबर के काल में इलाहाबाद का किला बनाया जो अकबर के स्थापत्य कला में बात करें, दुर्गों में बात करें तो ये सबसे बड़ा किला था। अकबर ने 1578 में अजमेर में मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया और 1581 में अटक पंजाब पाकिस्तान में दुर्ग का निर्माण करवाया। फिर बात करते हैं अकबरकालीन फतेहपुर सीकरी की इमारतों के बारे में। फतेहपुर सीकरी क्यों महत्वपूर्ण है? आप याद रखना, यह आगरा से कितनी दूर है? 23 मील की दूरी पर स्थित है। कौन सी जगह पर? सीकरी। सीकरी है जो किसका निवास स्थान था? शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान था। यानी फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा से 23 मील की दूरी पर है। जो सीकरी है ये शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान था। वहां पर ये शेख सलीम है जो रहा करते थे। 1572 ईस्वी में अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी या विजयनगरी नाम पड़ा। याद रखना 1572 में अकबर की गुजरात विजय के बाद सीकरी का नाम क्या पड़ा? फतेहपुर सीकरी पड़ा या विजयनगरी नाम पड़ा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। सीकरी का फतेहपुर सीकरी या विजयनगरी नाम कब पड़ा? 1572 में। क्यों पड़ा? अकबर ने गुजरात को जीत लिया था इसलिए पड़ा। यहाँ निर्माण से संबंधित जो वास्तुकार है फतेहपुर सीकरी में जो निर्माण का कार्य किया गया था वहां पर जो मुख्य शिल्पी था, जो वास्तुकार था, वो कौन था? वो था बहाउद्दीन। जबकि आगरा में कौन था? कासिम खान। आगरा में कासिम खान था और फतेहपुर सीकरी में कौन है? बहाउद्दीन है। 1572 से लेकर के 1585 तक फतेहपुर सीकरी में जितने भी निर्माण किए जाने थे वो सारे के सारे निर्माण है जो किए गए हैं। तो फतेहपुर सीकरी आगरा से 23 मील की दूरी पर स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का ये निवास स्थान था और गुजरात विजय के बाद सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी या विजयनगरी पड़ा। कब पड़ा? 1572 में पड़ा। यहाँ फतेहपुर सीकरी से संबंधित जो वास्तुकार है वो कौन है? वो है बहाउद्दीन। आगरा में कौन है? कासिम खान। और 1572 से 85 तक निर्माण कार्य है जो पूरा किया गया। फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया या 4 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? एक तो विशाल राजप्रासाद यानी बड़े बड़े राजभवन बनाए गए। इसके अलावा निवास स्थान बनाए गए, कार्यालय बनाए गए और धार्मिक भवन भी बनाए गए। यानी फतेहपुर सीकरी में निर्मित जो इमारतें हैं उन इमारतों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हम 4 भागों अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। किसमें? विशाल राजप्रासाद, निवास स्थान, कार्यालय और धार्मिक भवनों के बारे में। बात विशेषताएं की करें, यानी फतेहपुर सीकरी में जितनी भी इमारतें बनाई गई उनकी क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि यहाँ पर चापाकार यानी इस्लामी व धार्मिक यानी हिंदू शैली का प्रयोग किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चापाकार व
धारणिक शैली का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो फतेहपुर सीकरी की इमारतों में किया गया है। चापाकार कौन सी शैली है? इस्लामी शैली। और धारणिक किसमें आती है? हिंदू शैली में आता है। ठीक है, तो चापाकार और धारणिक शैली का प्रयोग है वो कहाँ की इमारतों में की गई? तो ये की गई थी फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतें, जो किसके काल में बनाई गई थी? अकबर के काल में बनाई गई थी। इसके अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो इमारत है उसका नाम है दीवान ए आम। दीवान ए आम, ये इसका जो प्रांगण है, इसका जो आगे का जो हम आंगन कह सकते हैं, जो प्रांगण है वो कैसा है? आयताकार है। यहाँ अकबर प्रत्येक गुरुवार को बैठ करके क्या करता था? न्याय करता था। कहाँ पर? दीवान ए आम। आम यानी आम लोगों के लिए, आम यानी जन सामान्य के लोगों के लिए। तो यहाँ पर अकबर क्या है? प्रत्येक गुरुवार को बैठता और सब लोगों का क्या करता? न्याय करता। इसलिए इसका नाम क्या है भाई? दीवान ए आम। आम से याद रखना, आम का मतलब होता है सामान्य लोग या जन सामान्य, सामान्य लोग। ठीक है, आम का मतलब होता है सामान्य लोग, सामान्य लोग। तो सामान्य लोगों का काम ये कहाँ किया करता था? दीवान ए आम में किया करता। क्या करता था? सामान्य लोगों का न्याय किया करता था। और यहाँ पर ये क्या करता था? दरबार लगाता था, यानी सामान्य लोग बैठते थे, यहाँ जनता की फरियाद भी सुनता था। हो गया ना? सामान्य लोग, सामान्य लोगों के लिए न्याय करता, उनकी फरियाद सुनता और अपना दरबार लगाता। तीन काम कहाँ करता? ये दीवान ए आम में करता था। कहाँ बना हुआ ये फतेहपुर सीकरी का है। फिर बात करते हैं दीवान ए खास। कहाँ? दीवान ए खास। आकृति कैसी है? वर्गाकार है। अकबर का व्यक्तिगत भवन था। खास, खास का मतलब ही व्यक्तिगत होता है। खास का मतलब आप देखोगे तो निकलेगा व्यक्तिगत। दीवान एक खास, खास लोगों के लिए या व्यक्तिगत लोगों के लिए। तो ये अकबर का कैसा भवन था? व्यक्तिगत भवन था। यहाँ अकबर क्या करता? अपनी नीतियां बनाता था। यहीं पर अकबर इबादत, यहाँ अकबर का क्या था? इबादत खाना था। अकबर इबादत करता था। भवन के मध्य एक स्तंभ पर वर्ताकार मंच बना हुआ था, जो 36 गूंथे हुए तोड़ों पर टिका हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है। भवन के मध्य एक स्तंभ वर्ताकार मंच, यानी स्तंभ पर क्या बना हुआ था? वृत्ताकार मंच बना हुआ था, जो 36 गूंथे हुए तोड़ों पर टिका हुआ था। कितने तोड़ों पर? 36 गूंथे हुए तोड़ों पर टिका हुआ था। मंच, ये जो मंच है ये पत्थर की गैलरी द्वारा जुड़ा हुआ था तथा एक पुल से जुड़ा हुआ था। पत्थर की गैलरी द्वारा भी जुड़ा हुआ था और एक पुल भी था, उस पुल के द्वारा भी ये क्या है? जुड़ा हुआ था। और प्रांगण के मध्य कितनी? 4 छतरियां भी इसमें निर्मित है। किसमें? दीवाने खास में। दीवाने खास यानी अकबर का व्यक्तिगत भवन था या नीतियां बनाता था। अकबर का ये इबादत खाना था। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ एक स्तंभ पर वर्ताकार क्या बना हुआ था? स्तंभ के ऊपर एक वर्ताकार मंच बना हुआ था, जो 36 गूंथे हुए तोड़ों पर टिका हुआ था। और ये जो मंच है ये गैलरी और एक पुल के द्वारा आपस में जुड़े हुए भी थे। और इसके प्रांगण में 4 छतरियां भी बनी हुई थी। जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल ये आकृति में कैसा है? आकृति में देखा जाए तो आयताकार है। कहाँ बना हुआ है? फतेहपुर सीकरी में। क्योंकि जब हम पढ़ ही फतेहपुर सीकरी रहे हैं तो बार बार फतेहपुर सीकरी, बार बार फतेहपुर सीकरी कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सभी इमारतों में यह सबसे बड़ी इमारत है। फतेहपुर सीकरी में जितनी भी इमारतें बनी हुई है उन इमारतों में सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो ये कौन सा है? जोधाबाई का महल है। और इसके निर्माण में भी कौन सी? गुजरात शैली या गुजरात शैली में गुजराती कारीगरों द्वारा है जो इसका निर्माण है जो किया गया था। और इसी शैली का प्रभाव है जो इसके ऊपर नजर आता है। ठीक है, तो इसका निर्माण गुजरात शैली में गुजराती कारीगरों द्वारा किया गया। जोधाबाई का महल आकृति आयताकार है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। फतेहपुर सीकरी में स्थित
अकबरकालीन इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है या सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो ये जोधाबाई का महल है। और गुजरात के कारीगरों के द्वारा गुजराती शैली में इसका निर्माण है जो किया गया था। तुर्की सुल्ताना का महल, अगला महल है कौन सा? तुर्की सुल्ताना का महल। और इसकी बात करें तो ये लघु इमारत है, बहुत छोटी इमारत है। इसका निर्माण अकबर ने तुर्की रानियों के निवास हेतु करवाया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अकबर ने अपनी तुर्की रानियों के निवास या रहने के लिए किन महलों का निर्माण करवाया? तो उन्होंने तुर्की सुल्ताना के महल का निर्माण करवाया था। निर्माण की बात करें तो ये पंजाबी कारीगरों द्वारा इसका जो निर्माण है जो किया गया था। जोधाबाई का महल है, देख सकते हो आप, गुजराती कलाकारों के द्वारा किया गया। गुजराती जो कारीगर हैं उनके द्वारा जोधाबाई के महल का निर्माण किया गया। तुर्की सुल्ताना का जो महल है इसका निर्माण पंजाबी कारीगरों द्वारा किया गया था। ये कारीगर की भी आप ध्यान रखना। और पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना के महल को मुगल स्थापत्य कला का मोती या रत्न कहा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, लगातार पूछे जाएंगे कि मुगल स्थापत्य कला का मोती किस महल को कहा जाता है? तो मुगल स्थापत्य कला का मोती है जो अकबर के काल में फतेहपुर सीकरी में बना हुआ तुर्की सुल्ताना का महल है, उसको मुगल स्थापत्य कला का मोती या मुगल स्थापत्य कला का नगीना कहा जाता है। कहने वाले कौन है? कहने वाले हैं पर्सी ब्राउन। किसने कहा था? ये पर्सी ब्राउन के द्वारा कहा गया था, या पर्सी ब्राउन ने ही कहा था कि तुर्की सुल्ताना का महल है ये मुगल वास्तुकला का मोती है, यानी रत्न है। इतना अच्छा, इतना सुंदर ये महल बनाया गया है। आगे वाली बात करते, आगे वाला जो निर्माण है वो किया गया बुलंद दरवाजे का। बुलंद दरवाजे का निर्माण है जो 1572-73 ईस्वी में शुरू किया गया और 1602 ईस्वी तक इसका निर्माण है जो चला था। कब किया गया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। बात शैली की करें तो हिंदू व फारसी शैली का निर्माण है जो इस बुलंद दरवाजा है इसमें करवाया गया था। बात करें ईरानी शैली में तो क्या बनाए गए? अर्ध गुबंदीय चाप स्कंद शैली। कौन सी? ईरानी अर्ध गुबंदीय चाप स्कंद शैली में ये क्या है? निर्मित है। ये भी आ जाता है कई बार हिंदू व फारसी शैली नया करके प्रश्न ये पूछ लिया जाता है आपसे, प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण किस शैली में किया गया? तो इसका जो निर्माण है ये अर्ध गुबंदीय चाप स्कंद शैली में बनाया गया है या इसका निर्माण किया गया है। बात ऊंचाई की करते हैं तो ये जमीन से 176 फीट ऊंचा है क्या बुलंद दरवाजा। और अकबर ने इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा निर्मित कौन सा? अतारकिन नागौर दरवाजे से प्रेरित होकर के करवाया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस दरवाजे से प्रेरित होकर के करवाया? तो उन्होंने नागौर में बना हुआ अतारकिन का जो दरवाजा है उससे प्रेरित होकर के करवाया था। और ये जो अतारकिन का दरवाजा है ये किसने बनाया था? तो ये इल्तुतमिश ने बनाया था। तो इल्तुतमिश द्वारा निर्मित अतारकिन जो नागौर में बना हुआ दरवाजा है उससे प्रेरित होकर के गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण है जो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इसे विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव भी कहा जाता है या गौरव कहा जाता है। यह है बुलंद दरवाजा। आप इमेज देख सकते हो बुलंद दरवाजे। इसमें जो सीढ़ियां हैं वो कितनी है? 42 सीढ़ियां हैं। दरवाजे के आगे जो स्तंभ है, जो आगे ये जो स्तंभ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो स्तंभ है इन स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई है। किसकी? कुरान की आयतें हैं जो खुदी हुई है। और ईसा मसीह से संबंधित कुछ पंक्तियां भी इसके ऊपर उकेरी गई है। मतलब हम कह सकते हैं कि बाइबल की कुछ पंक्तियां हैं जो बुलंद दरवाजे पर उकेरी गई है। और इसे भव्यता का द्वार भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बुलंद दरवाजे को कहा जाता है। बुलंद दरवाजा बहुत महत्वपूर्ण इमारत है, याद रखना। बुलंद दरवाजा
निर्माण 1572-73 में शुरू हुआ, 1602 तक पूरा हो गया। कब बनाया गया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया। किसने बनाया? सम्राट अशोक ने बनाया। कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी में बनवाया। किस शैली में बनाया? हिंदू फारसी शैली, अगर ये नहीं मिले तो ईरानी अर्धगुबंदीय चाक स्कंद शैली। ऊंचाई बात करें तो जमीन से 176 फीट ऊंचा है। और अकबर ने जो इसका निर्माण है ये इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया। अतारकिन का जो दरवाजा है जो नागौर में है उससे प्रेरित होकर के ये बुलंद दरवाजा है जो इसका निर्माण करवाया था। विश्व का ये सबसे ऊंचा दरवाजा है। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। 42 सीढ़ियां हैं। दरवाजे के आगे स्तंभों पर कुरान की आयतें। इसके अलावा बात करें तो बाइबल की जो लाइनें हैं, जो पंक्तियां हैं, वो भी कोरी गई है, उकेरी गई है और इसे भव्यता का द्वार भी कहा जाता है। अब चलते हैं अकबरकालीन अगली इमारत जिसका नाम है पंच महल। ये कितने मंजिला है? 5 मंजिला इमारत है। ये स्तंभों पर बना हुआ है। इसकी आकृति की बात करें तो ये कैसा है? पिरामिड के समान है। पिरामिड के समान आकृति किसकी है? पंच महल की है। नालंदा बौद्ध विहार के समान है, ये याद रखना। अकबरकालीन कौन सी इमारत नालंदा बौद्ध विहार के समान है, यानी नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसके समान है, तो कौन सी है? पंचमहल। ये जो स्थापत्य है उसकी ये निर्माण है जो नालंदा बौद्ध विहार के समान करवाया गया है, पंचमहल का निर्माण। आगे बात करें बिरबल का महल। ये 2 मंजिला इमारत है और इसके छज्जों में कोष्ठकों का प्रयोग हुआ है, ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। फिर बात करते हैं मरियम का महल। ये जोधाबाई के महल के पास में है। जोधाबाई का जो महल है उसके पास में है। इसमें ईरानी चित्रों का प्रयोग है जो किया गया है। जोधाबाई का जो महल है ये किन कारीगरों ने बनाया था? गुजरात के कारीगरों ने बनाया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो तुर्की सुल्ताना का महल है वो महल पंजाब के कारीगरों के द्वारा बनाया गया। इस महल में ईरानी चित्रों का प्रयोग किया गया है। इस महल में युद्ध है, शिकार है, जुलूस है आदि जो दृश्य चित्र है वो हमें देखने को मिलते हैं। इत्यादि चित्र महल की कहाँ पर? दीवारों पर बने हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध, शिकार, जुलूस आदि के चित्र है जो महल की दीवार पर बने हुए हैं। औरंगजेब के काल में इस महल के चित्रों को चूने से पुतवा दिया गया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर, सबसे ज्यादा संभावना। अगर कठिन क्वेश्चन से एग्जामिनर जब बनाता है तो वो फिर इस टाइप के क्वेश्चन बनाता है कि अकबरकालीन किस इमारत के चित्रों पर औरंगजेब के समय में चूने से पुतवाई करवा दी गई थी? तो वो कौन से महल में पुतवाई करवा दी गई थी? जो मरियम का महल है उसके महल में पुताई करवा दी गई थी। तो मरियम का महल है, ये जोधाबाई के महल के पास में है। ईरानी चित्रों का प्रयोग इसमें हुआ है। युद्ध, शिकार, जुलूस आदि के चित्र जो महल की दीवार पर बनाए गए और औरंगजेब के समय में चूने से इन चित्रों को पुतवा दिया गया था। फिर बात करते हैं हिरण मीनार। ये भी फतेहपुर सीकरी में है। आकृति की बात करें वर्ताकार है और इस हिरण मीनार की जो ऊंचाई है ये 90 फीट है। फिर बात करें जामा मस्जिद है। यह अकबर द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ इमारत मानी जाती है। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव भी कहा जाता है। कौन सी? प्रश्न आपसे पूछे किस बिल्डिंग को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है? तो बुलंद दरवाजा। और मस्जिद में पूछे तो किस मस्जिद को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है? तो अकबरकालीन जो जामा मस्जिद है उसे कहा जाता है। फर्ग्यूसन ने इसके बारे में कहा कि ये पत्थरों में रूमानी की कथा कहा था। फर्ग्यूसन ने जामा मस्जिद के बारे में कहा कि फर्ग्यूसन ने पत्थरों में रूमानी की कथा कहा कि इसके पत्थरों में रूमानी की कथा है जो उकेरी गई है। यहीं से अकबर ने दीन ए इलाही जो धर्म है जो सन 1582 ईस्वी में शुरू किया था उसकी घोषणा भी फतेहपुर सीकरी से अकबर ने की थी। और यह निर्माण भी लाल बलुआ पत्थर से किया गया और सजावट है वो संगमरमर के पत्थरों से की गई। ये जामा मस्जिद है फतेहपुर सीकरी की, आप देख सकते हो। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण निर्माण है। ये अकबर के आध्यात्मिक गुरु थे। इस मकबरे का निर्माण 1571 में शुरू हुआ और 1586 में पूर्ण हुआ। अकबर ने इसका निर्माण किससे? लाल बलुआ पत्थर से
करवाया, परंतु जहांगीर ने इसे पुनः, याद रखना, जहांगीर ने इसे पुनः संगमरमर से बनवा दिया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने किस पत्थर से बनवाया? तो लाल बलुआ पत्थर। अकबर का पुत्र था कौन? जहांगीर, उसने किस पत्थर से बनवाया? संगमरमर से। अकबर के लाल बलुआ पत्थर से बनाई हुई इस इमारत को जहांगीर ने तुड़वा करके क्या कर दिया? सफेद संगमरमर से बना दिया। और वर्तमान में अगर पूछ ले कि वर्तमान में शेख सलीम चिश्ती का ये मकबरा है, ये किस पत्थर से बना, तो वर्तमान में तो कौन सा है? वर्तमान में तो ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। फर्स्ट टाइम, पहली बार किस पत्थर से बनाया गया? लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। तो प्रथम बार और वर्तमान में आप याद रखना। मकबरे की जालियां अत्यंत नक्काशीदार व सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत अलंकृत ये जालियां हैं जो यहाँ पर बनाई गई है या उकेरित की गई है। फिर बात करते हैं इस्लाम खां का मकबरा। ये भी अकबर के काल का है। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के दक्षिण भाग में स्थित है। प्रथम ऐसा मकबरा है जिसमें वर्गाकार मेहराबों का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट, पहला मकबरा कौन सा है जिसके अंदर वर्गाकार मेहराबों का प्रयोग किया गया? तो इस्लाम खां के मकबरे में प्रयोग किया गया था। कहाँ बना हुआ है? फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है ये। और इसके अलावा बात करें तो इस्लाम खां का जो मकबरा है इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन है, उनकी हम बात कर लेते हैं। स्मिथ कहता है कि फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढला हुआ रोमांस कहा। यानी फतेहपुर सीकरी के बारे में ये महत्वपूर्ण कथन है। किसके बारे में? फतेहपुर सीकरी के बारे में। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, वो भी आप देख लो। स्मिथ कहता है कि फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढला हुआ रोमांस कहा। फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढला हुआ रोमांस किसने कहा? स्मिथ ने कहा। फर्ग्यूसन कहता है कि फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति कौन सा महान व्यक्ति? अकबर की परछाई है। फतेहपुर सीकरी को अकबर की परछाई या उस महान व्यक्ति की परछाई किसने कहा? फर्ग्यूसन ने कहा। अबुल फजल कहता है कि किसने? अकबर ने आलीशान इमारतों की योजना बनाई, अपने मस्तिष्क व हृदय की रचना को पत्थर तथा मिट्टी का जामा यानी पोशाक पहने। अबुल फजल कहता है कि अकबर ने ये इतनी आलीशान जो इमारत है, उनकी जो इमेज है, जो योजना है, वो अपने दिमाग व मस्तिष्क से बनाया और बाद में इसको पत्थर तथा मिट्टी का जामा भी पहनाया था। किसने पहनाया था? अकबर ने पहनाया था। तो तीन स्टेटमेंट याद रखना। पत्थर में ढला हुआ रोमांस स्मिथ, किसके बारे में? फतेहपुर सीकरी के बारे में। फर्ग्यूसन कहता है कि उस महान व्यक्ति की क्या है? परछाई है, यानी अकबर की महान अकबर की क्या है? परछाई है, उस महान व्यक्ति की परछाई है क्या? फतेहपुर सीकरी। और अबुल फजल कहता है कि आलीशान इमारतों की योजना बनाई, अपने मस्तिष्क व हृदय की रचनाओं को पत्थर तथा मिट्टी का जामा पहनाया। पहले इमेज बनाई और फिर उसको अपने दिमाग और अपने दिल से इन पत्थरों पर उकेरा, यानी इनको बनाया। किसने बनाया? अकबर ने बनाया। अब जहांगीर कालीन स्थापत्य कला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हमने अकबर के काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में पढ़ा, वो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखना। फतेहपुर सीकरी की इमारतें जो अकबर के काल में बनाई गई, इनका रिवीजन करवा देता हूँ। फतेहपुर सीकरी आगरा से 23 मील की दूरी पर है। शेख सलीम चिश्ती का ये निवास था। और 1572 में अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी इसका नाम पड़ा, या विजयनगरी है जो नाम पड़ा था। और फतेहपुर सीकरी में जो वास्तुकार था, मुख्य वास्तुकार, वो कौन था? बहाउद्दीन था। ठीक है। और फतेहपुर सीकरी में जितने भी निर्माण हुए थे वो 1572 से 1585 या 86 के मध्य हुए थे। फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतों को 4 भागों में बांटा गया, ये आप देख सकते हो। जो शैली है, विशेषताओं में बात करें तो चापाकार धरनी की शैली का प्रयोग है जो फतेहपुर सीकरी की इमारतों में किया गया है। जो महत्वपूर्ण इमारत है उनमें बात करें तो नंबर 1 दीवाने आम, जन सामान्य के लोगों के लिए। यहाँ पर प्रत्येक गुरुवार को अकबर है जो बैठ करके क्या करता था? न्याय करता था। जनता की फरियाद है उनको सुनता था। इसके अलावा बात करें तो दीवाने खास, ये खास लोगों के लिए था, यानी व्यक्तिगत भवन था।
या नीतियाँ बनाता था, इबादत करता था। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर क्या है, इसके प्रांगण में 4 छतरियाँ भी बनी हुई है। बाकी 36 जो गूंथे हुए स्तंभ वगैरह चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका। जोधाबाई का महल की बात करें तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत यही थी। गुजरात शैली के कारीगरों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तुर्की सुल्ताना का महल अकबर ने तुर्की रानियों के लिए बनाया था। पंजाबी कारीगरों ने तैयार किया था और प्रसी ब्राउन इसे मुगल स्थापत्य कला का मोती या रत्न कहते हैं। बुलंद दरवाजे की बात करें 1572 से 1602 तक इसका निर्माण चला। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निर्माण हुआ। हिंदी और फारसी शैली यानी ईरानी अर्ध गुबंदीय चाप स्कंद शैली का प्रयोग है यहाँ पर हुआ है। जमीन से 176 फीट है ये बुलंद दरवाजा ऊपर है। अकबर ने इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकिन का जो दरवाजा है उसको देख करके इसका निर्माण करवाया था और ये विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। फतेहपुर सीकरी का गौरव है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। 42 सीढ़ियां हैं और इसके ऊपर कुरान की आयतें हैं, बाइबल की लाइनें हैं जो लिखी हुई है। पंचमहल हमने पढ़ा, पंचमंजिला इमारत है, पिरामिड के जैसी आकृति है और नालंदा बौद्ध विहार के समान बना हुआ है। बीरबल का महल 2 मंजिला है। छज्जों में क्या कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है। मरियम का महल जोधाबाई के महल के पास में है। ईरानी चित्रों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और औरंगजेब के काल में इस महल के चित्रों पर क्या है, चूना पुतवा दिया गया था। ये महत्वपूर्ण बात है। हिरण मीनार मैंने बता दिया फतेहपुर सीकरी में, इसकी जो ऊंचाई है वो 90 फीट है। और जामा मस्जिद है जो अकबर द्वारा जो निर्मित इमारतें हैं उन इमारतों में सर्वश्रेष्ठ इमारत मानी जाती है। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। पत्थरों में रूमानी कहा है इसको किसने, फर्ग्यूसन ने। यहीं से अकबर ने दीन ए इलाही जो 1582 में सर्वधर्म चलाया था उसकी घोषणा की थी। लाल बलुआ पत्थर से ये बनाया गया था। ये जामा मस्जिद है फतेहपुर सीकरी की, आप देख सकते हो। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे की बात करें 1571 में इसका जो निर्माण है वो प्रारंभ हुआ था, 1586 में पूर्ण हुआ। अकबर ने इसका निर्माण लाल पत्थर से करवाया, बाद में जहांगीर ने इसको तुड़वा करके सफ़ेद संगमरमर से बना दिया और इसकी जालियां हैं वो बहुत नक्काशीदार है। इसके अलावा इस्लाम खां का मकबरा की बात करें तो ये शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है उसके दक्षिण भाग में है और वर्गाकार मेहराबों का प्रयोग हुआ है। और फतेहपुर सीकरी से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ कथन है, उन कथनों में बात करें तो पत्थरों में ढला हुआ रोमांस कौन कहता है, फतेहपुर सीकरी की इमारतों को स्मिथ कहता है। उस महान व्यक्ति यानी अकबर की परछाई है ऐसा कौन कहता है, फर्ग्यूसन कहता है। आलीशान इमारतों की योजना बनाई, अपने मस्तिष्क व हृदय की रचनाओं को पत्थर तथा मिट्टी का जामा यानी पोशाक पहनाया ऐसा कौन कहता है, अबुल फजल कहता है। अब जहांगीर कालीन स्थापत्य पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, आप डेडिकेटेडली तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लीजिए। राजस्थान के विद्यार्थी अर्जुन बैच में आ जाइए। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।